लोगों को 101% आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने फ्रेशली CFSS 2020 के अंदर कुछ स्कीम्स जो है इन्होंने चालू किया था। मैं अपने आपको थोड़ा सा वीडियो मोड छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को फाइल में देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वीडियो मैंने अभी छोटा सा इसलिए करा है ताकि आपको फाइल देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 2020 में सरकार ने शुरू किया था, द स्कीम कंडेंट द डिले इन फिलिंग द बिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड गिव इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशंस एंड द प्रोसीडिंग फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। No additional fees was charged for the late filing during the moratorium period from 1st April to 31st December 2020। तो ये मैं आप लोगों को सैम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से बच्चे आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। 20 को एग्ज़ाम है, अच्छा जी, ठीक है। आपको एक बार ऑफिशियल रिसोर्सेज से चेक करके टेलीग्राम के ऊपर खबर दे देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके के सवाल जो हैं ये आप लोगों के बड़े फेमस होते हैं, यानी कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है ये हमारा गवर्नमेंट स्कीम का, ठीक है, जहाँ से वो सवाल को अक्सर आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछेगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों का बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हमारा सही है। अगर आप PIB की रिपोर्ट को अगर आप लोग देखें, द स्कीम कंडेंग द डिले इन द फिलिंग द बिलेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी हमारा पुराना ये रहता था और कोई एडिशनल फीस वगैरह चार्ज करना सरकार ने उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। और मैं आपको मतलब सैम्पल देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो हेयर वी हैव दी, देखिए अभी बीते कुछ टाइम में हमारा कोविड-19 बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट रहा है, ठीक है। सो हेयर इज़ वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन मार्च 2020। तो मार्च 2020 में कौन सी स्कीम आई थी सरकार की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्कीम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की आई थी आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत में सरकार ने कुछ कुछ यहाँ पर ये किया था, राइट। इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30 लाख पर पर्सन फॉर डॉक्टर्स एंड द मेडिकल वर्कर्स फाइंडिंग कोविड-19। इंक्रीज इन मनरेगा को बढ़ा के जो है इन्होंने 182 से 202 करोड़ कर दिया। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन से वाला सही है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सी एज अ करेक्ट आंसर? देख के बताइए ज़रा। दो बातें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। हाय गोरंगी, तो दोनों का आप मुझे चेक करके बताओ कौन कौन सा रहता है। केवल ओनली वन, ठीक है, ओनली टू, बोथ A एंड B, और नाइदर A नोर B, लाइक दिस। कमेंट बड़े लेट आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, टेलीग्राम पे मैसेज तो आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का 20 को है तो फिर 20 को ही होगा जी, बहुत है। नो, देखिए इसका करेक्ट आंसर ओनली सेकंड है। एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बता देती हूँ। गवर्नमेंट ने मनरेगा को ज़रूर बढ़ाया है, 182 से 202 इन्होंने ज़रूर करा है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹30 लाख पर पर्सन फॉर द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल वर्कर्स। हाँ ठीक है, दोनों ही सही है, बोथ होगा, C होगा आपका यहाँ पे, यस बिल्कुल C, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आप ये देखो, लेट मी टेल यू अपॉन द कंटेंट। अब ये तो मैंने आपको कुछ कुछ सैंपल दिया कि गवर्नमेंट स्कीम में से किस किस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और हमारा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। लेट मी गिव यू वन ऑफ द मोर सैंपल, ठीक है। मैंने बनाया हुआ है सारा, गवर्नमेंट नहीं आया, लेट मी टेल यू। अब थोड़ा सा मैं आपको करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा देती हूँ, ठीक है। सैंपल आपने देख लिया कि किस किस तरीके का सवाल पूछ सकता है। देखो यार, ये बच्चों वाली चीज़ तो मैं नहीं डिस्कस करूँगी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड फार्मिंग आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों का अगर हम लोग एग्रीकल्चर में बात करें, एग्रीकल्चर में ई नाम आप लोगों का आया था, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट करके जो है, इट इज़ द पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क, मतलब जितनी भी सारी मंडीज है ना आपस में उसको जोड़ता था, ठीक है।
कृषि सिंचाई योजना निकाली थी सरकार ने, किस लिए निकाली थी? 2020 में आई थी। इसका मेन टैगलाइन था यार, हर खेत को पानी जाना चाहिए, इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, मोर क्रॉप मोर ड्रॉप। ठीक है, नाम से देखो पता लग रहा है कृषि सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या होता है? सिंचाई का मतलब होता है पानी। ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना वाज रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको क्या करना है, आपको हर स्कीम का ना थोड़ा थोड़ा सा आपको बस दिमाग में रखना होता है कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है और वो आई कब थी। तो परंपरागत कृषि विकास योजना एन इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री वाज लॉन्च बाय द एनडीए गवर्नमेंट इन 2015 में इसको यहाँ पर ये लेकर आए थे। अच्छा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में योजना में क्या हुआ था, दिस स्कीम प्रोमिसेस टू पे ऑल पुअर, मतलब जो जितने छोटे छोटे फार्मर्स हैं ना उनको 6,000 रुपये साल के लिए दिए जाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना था थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और ये लगभग 14.5 करोड़ फैमिलीज़ को ऑल ओवर इंडिया को है लाभ पहुँचाने वाला था। ठीक है, इस स्कीम में से पहले भी सवाल पूछा गया है, 1 दिसंबर 2018 को ये आप लोगों की आई थी। ओके, अच्छा उसके बाद NMS से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। ओके, आई एम नॉट। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या है? देखिए ये 1985 में आई थी। मैं आप लोगों को इसके बारे में कहना चाहूँगी, जैसे एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, तो एप्पल 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया, फिर 14 में भी प्रो मैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम हमारे ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स जो है ये चला के रखती हैं। तो लगभग आप ये लगा लीजिए 1985 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें हमारा यहाँ पे क्या था, टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, इंश्योरेंस देखो इंसान क्यों कराता है, इंश्योरेंस इंसान इसीलिए कराता है ताकि उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अगर कहीं भी कुछ कैलामिटी होती है, किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उससे उसको मिल सके। तो 1985 में सबसे पुरानी ये यहाँ पे शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इसी को देखिए अपडेट किया गया, 1999 के अंदर इसको अपडेट किया गया। द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1990 टू 2000 रिप्लेसिंग। देखिए क्या होता है, मान लीजिए अभी बीजेपी चल रही है, ठीक है, तो बीजेपी के बाद अगर कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस सबसे पहले क्या करेगी, बीजेपी की स्कीम्स को रिप्लेस करेगी, राइट। ठीक इसी तरीके से 1999 में भी ऐसा हुआ था। पुरानी सरकार ने वैसे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम चला रखी थी, लेकिन जैसे ही हमारा दूसरी सरकार आई तो उसने उसको रिप्लेस करके एक नया नाम दे दिया नेशनल एग्रीकल्चर, और थोड़ा सा उसमें होता है ना अपडेशन हम लोग डाल देते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट दी क्रॉप लॉसेस सफ़र ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, ड्रॉट, फूड, फ्लड, हार्मस्टॉर्म, और ये इन सब चीज़ों से जो जो चीज़ें होती हैं तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना था। फिर 2015-16 में इसे मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने कहा समय समय पर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमारा एप्पल का फ़ोन ही है, इसी तरीके से मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम पब्लिश्ड 12 मई 2015 in 2015 to 16. The modified national insurance scheme is functioning as a component of the national crop insurance program. This scheme again क्या काम था जी इसका, वही फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर इसको लास्ट में अभी लेटेस्ट 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, और 1 नेशन 1 स्कीम करके, मतलब जितनी भी पुरानी चल रही है यार इंश्योरेंस को हटा के हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है, मतलब जब से मोदी जी आए हैं गद्दी पे तो सबसे पहले हमारा एक ही निशान होता है 1 नेशन 1, है ना। तो 1 नेशन 1 जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ये कहाँ कहाँ हुई है, 1 नेशन 1 वाली हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों की सारी हुई हैं बच्चे, ये मोदी जी के टाइम के ऊपर हुई है, तो इन्होंने इसको नाम दिया 2018 के अंदर। ठीक है, अब ये देखो कितना सीधा साधा सा सवाल उसने आप लोगों के पेपर में पूछा था। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर, लगाओ जरा ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, मतलब देखो यार, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है तो इंडियन इकोनॉमी में हम जितना कवर करें उतना ही कम रहता है, इसलिए पूछ रही हूँ, मतलब ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रही। मैम बीएड और नेट के दिन एग्ज़ाम है। देखो वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि 2 पेपर हमेशा क्लैश करें, बट इन केस अगर ऐसा हो रहा है तो आप एनटीए को एक मेल लिख के भेज सकते हैं जिसमें आप अपना बीएड वाला प्रूफ देंगे कि कौन सा एग्ज़ाम आपका क्लैश हो रहा है, इस तरीके से। अच्छा, मेक श्योर कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही होना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल आपके कॉलेज के छोटे मोटे एग्ज़ाम है तो वो उसके लिए एनटीए अपना शेड्यूल थोड़ी ना ख़राब करेगा।
हाँ, अगर कोई एंट्रेंस है या कुछ इस तरीके का आप लोगों का है तो डेफिनेटली इट विल बी देयर। लगाओ जरा इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब मैं आपको वही एक ट्रिक बताना चाह रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे यार, बहुत सारे क्या, इंक्लूडिंग मी, हम सभी को सारे ईयर्स याद नहीं रहते। तो हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलरेडी लगा हुआ था। कॉम्प्रिहेंसिव वाज वेरी ओल्डर 1985, नेशनल एग्रीकल्चर 1999 और मॉडिफाइड हमारा 2015-16 का है, फिर ये हमारा 2018। तो देखो, ना पता होते हुए भी आप इस तरीके के सवाल कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये था यहाँ पे, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर भाई ज़रूर आता है सवाल। तो पहले तो प्लानिंग आप समझ लीजिए, प्लानिंग होती क्या है। देखिए, प्लानिंग जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोच समझ के चलते हैं कि ऐसा करना है, और ऐसा हम करते क्यों, ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग बढ़िया तरीके से ऑप्टिमल यूज़ जो है हम लोग यहाँ पे ये कर सकें, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव का। ओके, तो इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव को आप लोग यहाँ पे समझिए कि होता क्या है। In indicative planning, the private sector is neither rigidly controlled or directed to fulfill the targets and the priorities of the plan. On the other hand, imperative planning, all economic activities and the resources of economy operate under the direction of the state. देखो, imperative में जो पूरी की पूरी मालकिन है, ठीक है, वो कौन है, स्टेट है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, राइट। लेकिन इंडिकेटिव कैसा होता है, इंडिकेटिव हमारा फ्लैक्सीबल होता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रिंसिपल है, जिसमें हम लोग, मान लो यार, अगर आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, आपको कोई समस्या है, आपको आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट अगर यूजीसी के पास चले जाते हैं तो यूजीसी कहेगा ये क्या भाई, पहले अपने कॉलेज में उस समस्या को दूर करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर यूजीसी पे आते हैं ना। तो ये जो हमारा सिस्टम होती है ना, जो हमारी हियारिकी बनी होती है, हियारिकी हमारी किस तरीके की, देखिए, सबसे पहले अगर आपको कुछ कॉलेज लेवल पे समस्या, तो पहले आप कॉलेज पे जाओगे, कॉलेज सॉल्व नहीं करता, फिर आप यूनिवर्सिटी पे जाओगे, और यूनिवर्सिटी बच्चे को सॉल्व नहीं करती, फिर आप यूजीसी पे जा सकते हो, ठीक है। ये सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। प्लानिंग फ्रॉम बिलो। इम्पेरेटिव में क्या होता है, इम्पेरेटिव में जो बोल दिया वैसा ही होगा, जो यूजीसी ने बोल दिया वैसा ही होगा, उसमें आप इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका एनटीए, ठीक है, तो एनटीए किसने बनाया है, यूजीसी ने बनाया है। कोई भी समस्या होती है, मान लीजिए आपके सेंटर पे आप पेपर देने गए, वहाँ पे आपको कुछ लगा, यार पेपर लीक हो रहा है, या मोबाइल फ़ोन चल रहा है, कुछ भी आपको उल्टी सीधी चीज़ लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो है सेंटर पे कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेंटर तो ऑलरेडी वहाँ पे मिला हुआ है, चीटिंग कर रहा है, इसलिए चीज़ें हो रही हैं। तो डायरेक्ट आप वहाँ पे लाइबल होते हैं किसके लिए, यूजीसी के पास जाने के लिए। तो डायरेक्ट जब आप यूजीसी पे जा रहे हो ना, प्लानिंग फ्रॉम अबव, वो हमारी कौन सी पॉलिसी होती है, वो हमारी सेंट्रलाइजेशन होती है। इसको हम लोग इम्पेरेटिव प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल वैसे दिसंबर 2018 में आया था, वैसे भी ये बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं। प्लानिंग फ्रॉम बिलो, अब जब नीचे से आप प्लान करते हो आ रहे हो तो क्या है, नीचे से योजना को के डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो डैश हमारा क्या है, नीचे से प्लान करते हुए आ रहे हैं ना हम। फंक्शनल प्लानिंग है, स्ट्रक्चरल प्लानिंग है, सेंट्रलाइज प्लानिंग है, या फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, किस तरीके की प्लानिंग होगी। देखो, छोटी छोटी सी बातें हैं ये, मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन इनमें से एक सवाल आते हैं, अक्सर आते हैं। आपसे झूठ क्या बोलूँ मैं, डेफिनेटली दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट। और अभी आपको दिखाऊंगी भी, लेटेस्ट 2023 का पेपर भी दिखाऊंगी। अगर इस सेशन में टाइम मिला तो इसी में दिखा देंगे, नहीं तो इसके पार्ट 2 में दिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। आप लोगों का प्लानिंग फ्रॉम बिलो क्या हो जाएगा, प्लानिंग फ्रॉम बिलो विल बी नोन एज दी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, एमएसपी क्या होता है यार, जब गवर्नमेंट, आपको पता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को बेचारों को बिचौलियों के कारण उनका वो एक नहीं मिल पाता जो प्राइस उन्हें मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस फ्लोरिंग। तो प्राइस फ्लोरिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस को सेट करती है, इन विच द गवर्नमेंट पेज फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ प्रोक्यूरमेंट, ताकि जो हमारे किसान हैं बेचारे आत्महत्या ना करे, इस तरीके का कोई स्टेप ना ले।
तो ये एमएसपी आप लोगों का पैडी, ज्वार, बाजरा, इन सब क्रॉप्स के ऊपर हमारा ये यहाँ पे ये अप्लाई होता है और इसे लगाया जाता है एमएसपी को, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लाइक दैट, ये देखो इस तरीके का सवाल भी पूछते हैं। MSP पॉलिसी ऑफ इंडिया कवर्स ओनली व्हीट, पैडी एंड कोर सील्स। MSP फॉर ग्रेड ए पैडी इज ऑलवेज हायर देन ऑफ कॉमन पैडी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी करते समय ना आप लोगों की कॉमन सेंस बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी चीज़ के बारे में नहीं भी पढ़ा, लेकिन कॉमन सेंस से अगर आप उसका जवाब जो है खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी मदद करेगा। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। I will show you this thing. MSP वाला देखो, खाली MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको लगता है क्या गवर्नमेंट जो है सिर्फ से वीट, पैडी और कोर सीरियल्स के लिए करेगी? यार गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स इसके अंदर कवर हो। तो खाली ओनली क्यों? ये ओनली वर्ड है ना, बड़ा खतरनाक होता है। ओनली लगाते ही हमारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और यार कहीं भी चले जाओ, अगर आप कुछ अच्छी क्वालिटी ले रहे हो, आप ग्रेड ए की ले रहे हो, तो ग्रेड ए तो हमेशा यार कॉमन से महंगा ही होगा ना। इसलिए ओनली सेकंड विल बी द राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और देखो चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको वही वाली बात है, मैं सिर्फ सैम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये सवाल भी उसने आपके पेपर में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ PM किसान सम्मान निधि स्कीम एज अनाउंस्ड ऑन 1 फरवरी 2019। 1 फरवरी 2019 के हिसाब से कौन से वाला इसका पार्ट नहीं है? 1/2/2019 को घोषित PM किसान सम्मान निधि योजना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? ठीक है जी। अरे 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 क्या हुआ इसे? ओके, राइट। बताओ इसका। दिस इज अ वे, जो आपको मैं बता रही थी ना, गवर्नमेंट स्कीम्स में से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये तरीका है जी उसका पूछने का। देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो, हाँ जी बिल्कुल, ये पुअर फार्मर्स के लिए चलाई गई थी। 6,000 रुपये देने थे, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में। लेकिन एक्चुअल में ये स्कीम जब इम्प्लीमेंट हुई थी तो उस टाइम पे 1 दिसंबर 2018 से इम्प्लीमेंट थी, ये 2019 को नहीं आई, ठीक है, 2018 में आई थी। ओके, बाकी बच्चों वाले सवाल तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, जो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी कमेटी का क्या था। और एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे काफ़ी वास्ट है, मैंने आपको सैंपल दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। तो भाई सेकेंडरी सेक्टर में अगर सबसे कोई हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है तो यही हुई है, रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSMEs, जो हमारी आत्मनिर्भर भारत के टाइम के ऊपर हमारी रिवाइज करी गई है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप लगा लीजिए, तो वो हमारा इसी के अंदर होता है। दे वी हैव द 3 क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन करने के लिए, माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम जा रही है और टर्नओवर भी हमारा 5 करोड़ तक मतलब चला जाता है या लेस देन जाता है, तो हम लोग इसको डालेंगे कौन से वाले क्राइटेरिया में डालेंगे, जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम लोग माइक्रो में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर हमारा 50 करोड़ तक का है, तो ये हमारा स्मॉल के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद हमारी आती है मीडियम। मीडियम में कितना है बच्चे? मीडियम में हमारी इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ और टर्नओवर है हमारा लगभग आप लगा लीजिए 250 करोड़। तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ ध्यान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर सेकेंडरी सेक्टर में कुछ हुई है तो यही हुई है, इतनी बात आप ध्यान रख लो, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें 100% श्योर है कि आनी ही आनी है, तो जब पता है आनी है तो उसके ऊपर क्यों ना काम कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही अहम मुद्दा बता रही हूँ मैं आपको, विच विल डेफिनेटली यू विल सी 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है? 15 फाइनेंस कमीशन हुआ है, ओके। सो लेट मी टेल यू अबाउट इट्स ऑफ द वेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये।
देखिए 15th फाइनेंस कमीशन के जो हमारे चेयरमैन हैं वो कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के हमारे चेयरमैन हैं NK सिंह। तो इस तरीके की बातें तो आपको डेफिनेटली पता ही होनी चाहिए। अब ये देखो, मैं आपको इसके अंदर कुछ दिखाती हूँ। हियर वी आर, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं। यस, सो गाइज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 14th और 15th फाइनेंस कमीशन दोनों का ही इन्होंने एक कंपैरिजन आप लगा लीजिए, आप लोगों को दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन 1971 की जो थी, 14th फाइनेंस कमीशन ने उसको वेट दिया था। देखिए हमारा फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? फाइनेंस कमीशन का काम ही होता है कि टैक्स शेयरिंग कितनी रहेगी, समझ रहे हैं? टैक्स शेयरिंग कितनी रहेगी सेंटर और स्टेट्स के बीच में। अब कौन से स्टेट को कितना मिलना है, इट विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन हुम, इट विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन हमारा उसके कुछ कुछ पैरामीटर्स हम लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है जी। तो 1971 की पॉपुलेशन को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14th फाइनेंस कमीशन ने 17.5 का क्राइटेरिया दिया था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 15th फाइनेंस कमीशन का कितना है? 0 है। पॉपुलेशन जो हमारी 2011 वाली है, इन्होंने 10% दिया था, इसको इन्होंने बढ़ा के 15 कर दिया है। एरिया सेम है 15। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 7.5 था, 10 कर दिया। इनकम डिस्टेंस 50 था, थोड़ा सा कम कर दिया 45। देखो दो चीज़ें, एक तो वो चीज़ आपने ज़रूर ध्यान देनी है जो हटाई गई है, और एक वो चीज़ आपने ध्यान देनी है जो नहीं आई है। तो पॉपुलेशन 1971 को इन्होंने हटाया है, बिल्कुल 0 पे लेकर आए हैं, लेकिन टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स और ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आपके न्यू एड ऑन हुए हैं। टैक्स एंड फिस्कल पर इस पर आप डालेंगे तो 2.5% है, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो आप लोगों का 12.5। तो ये आपको हूबहू याद होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर। मान लो मैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का पूछ लूँ, इनकम डिस्टेंस का पूछ लूँ, नया क्या ऐड ऑन हुआ है, पुराना क्या निकला है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की दे आर गोना टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल राइट। अच्छा, इसके अलावा ओके, सो वी हैव दिस, ये हम लोगों ने सारा कर लिया है अपना, देख रही हूँ मैं सारा, ठीक है। ये देखो यार, जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे सिडबी है, ठीक है, तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, आया कब था नाबार्ड? इस तरीके के जो सवाल हैं 1985 के, मतलब मुझे याद है सब ये आया था आप लोगों का, और सी शिवरमन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कब की है और फिर उनकी फुल फॉर्म क्या है। कई बार डायरेक्टली बस इतना सा सवाल होता है कि आप सिर्फ फुल फॉर्म के ऊपर आपसे जवाब पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। NAFED क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस है, दे आर गोना टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, इसके अलावा देन वी हैव, अच्छा यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है तो ये एग्रीकल्चर का ही, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। देखिए डिफरेंट टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर के अलग अलग कुछ रिवोल्यूशंस हुए थे, ओके। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस में कौन सा किसको वो सिग्निफाई करता है, कौन सा किसको दिखाता है, तो आपको दिखाई देते हैं जी। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, लेट मी शो यू। एक्चुअली वो वाली स्लाइड क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, आई थिंक आई शुड राइट टाइप्स, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए ना। मैं चाहती हूँ कुछ एक अच्छी, आपको अच्छी स्लाइड दिखाई जाए जिससे आपके दिमाग में रहे। लेट मी, ये वाली बढ़िया रहेगी, बस देखते हैं क्लियर है कि नहीं है। ये देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो इसमें क्या होता है, कलर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन हमारा किसका है जी? ब्लैक कलर का क्या होता है? पेट्रोल होता है। ब्लू रेवोल्यूशन किसका है? ब्लू कलर की क्या होती है? फिश होती है। ब्राउन रेवोल्यूशन हमारा किसका है? लेदर का है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा हनी, शायद अगर आपने देखा हो तो इट इज़ ऑलवेज दी गोल्डन इन नेचर। फिर उसके बाद हमारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हाय गोपाल, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा मतलब जितनी भी खेती बाड़ी है, ठीक है, एग्रीकल्चर है हमारा, तो सारा का सारा आप लोगों का फूड ग्रेन से रिलेट होता है। ग्रे रेवोल्यूशन हमारा यहाँ पे फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन हमारा अनियन से रिलेटेड है।
रेड रिवोल्यूशन हमारा मीट और टोमेटो से रिलेटेड है। सिल्वर रिवोल्यूशन जो हमारा एग और पोल्ट्री से रिलेटेड है। वाइट रिवोल्यूशन वाइट कलर की क्या होती है, मिल्क होता है। येलो रिवोल्यूशन में आप लोगों का वो आता है ना, मतलब दाने होते हैं, सरसों के दाने होते हैं, ऑयल सीड्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और एवरग्रीन रिवोल्यूशन तो होता ही यार ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो मतलब ये कलर के हिसाब से भी आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अच्छा इसके अलावा देन वी हैव, देख रही हूँ मैं सारा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन भी आपको करा दिया। ये वाली फाइल हमारी लगभग कंप्लीट समझो आप। उसके बाद करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज पार्ट 2, वेयर इज पार्ट 2, पार्ट 1 करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। पार्ट 2 तो आ रही है, पार्ट 1 कहाँ गया, पार्ट 1 कहाँ गया वो है। Okay, GP and others, इसी में ही होना चाहिए पार्ट 2 के साथ ही, आगे होगा शायद। फाइल अपने आप में काफ़ी बड़ी है। Okay, so we have this. Okay, so I got very very important topic right now, जो आप लोगों को कहते हैं ना मस्ट है, मस्ट पता होना चाहिए। इसमें होगी फाइल, देखो आई तो है फाइल अपने पास, देख तू कैसी वाली फाइल आई है। बजट 2023 और 24 के सीधा MCQs आ गए। कंटेंट कहाँ गया इसका, बजट 2023 to 24। यस, देखो यार बजट इज समथिंग कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ कुछ टॉपिक आपके मस्ट है। बजट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इस तरीके के जो सवाल हैं इनको मिलकर ही हमारी इंडियन इकोनॉमी बनती है और हमारा जो करंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या चल रही है। तो एक बार बजट पे नज़र मार लो जो हमारा 23-24 का हुआ था। शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा नहीं बताऊँगी क्योंकि मैंने प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे ले रखी है। अगर इसमें से आप कोई भी टॉपिक आप पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो अलग अलग हमने बनाया हुआ है सारा। आत्मनिर्भर भारत भी बना हुआ है आपका, बजट 2023-24 बना हुआ है, सारा बना हुआ है। अभी क्योंकि हम लोग मैराथन में है तो फिर हम उसको रिवीजन फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, विज़न फॉर अमृतकाल, तो अमृतकाल में हमारा जो है गवर्नमेंट क्या क्या चाहती है जी। विज़न फॉर अमृतकाल में अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीज़न विद द फोकस ऑन द यूथ, ठीक है। किसके ऊपर फोकस किया जाए, यूथ के ऊपर फोकस किया जाए। ऑब्वियसली जो आप लोगों का यूथ है दैट विल बी द इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, है ना। फिर ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, अगर उस यूथ को जो है जॉब क्रिएशन वगैरह नहीं मिलेगी तो कैसे काम बनेगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके, ऑल्सो इन दिस बजट व्हाट हैपन, गवर्नमेंट ने सप्तऋषि बनाया था। सप्तऋषि क्या होता है, सप्तऋषि ना हमारा, मैं आपको इसका लॉजिक समझाती हूँ। व्हाट इज़ द सप्तऋषि, पता है बचपन में वो मतलब जब छत से माँ दिखाती थी ना तो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट मी शो यू, ये देखो ऐसा कुछ कभी आपने साइंस में भी अगर पढ़ा होगा, देखो इट लुक्स लाइक दैट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सप्तऋषि मीन्स देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ऐसा ही आपका दिखता है, ये देखिए लाइक दिस। तो आसमान में अगर आप देखो तो कभी कभी बन रहा होता है सप्तऋषि जो है हमारा, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स और ये इस तरीके की शेप में हमेशा रहते हैं, हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू गो टूवर्ड्स दी हिस्ट्री, अगर आप इन सप्तऋषि की हिस्ट्री के अंदर जाइए तो दे आर दी बेसिकली 7 ऋषिस ऑफ दी एंशिएंट इंडिया हु वर एक्सट्रॉल इन वेदास, एंड उसके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्स के रूप में ऐसा दिखाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने यहाँ पे उठाते हुए सप्तऋषि बनाई है इस साल के बजट में। तो 7 स्टार हमारे कौन कौन से हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड अनलिशिंग द पोटेंशियल एंड द ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कुल मिला के 7 स्टार्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7 स्टार्स में से कहीं से भी सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए, अगर सबका साथ सबका विकास के बारे में हम लोग, सबका साथ सबका विकास क्या होती है हमारी, डेफिनेटली दैट विल बी द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, हेल्थ में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बताया कि भाई हम इतने कॉलेज खोलेंगे, ये करेंगे। ये देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। पहली बार क्या हुआ है, सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन के खर्चे को बढ़ाया है। तो हेल्थ को उन्होंने बढ़ा के 1.4 से 2.1 कर दिया है और एजुकेशन को उन्होंने बढ़ा के 2.8 से 2.9 कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिग टेंट दैट अकोमोडेट्स दी ऑल, लगभग 9 करोड़ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिए गए हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। कैश ट्रांसफ़र किया गया है हमारा 2.2 लाख करोड़ टू दी ओवर 11.4 करोड़। जो अभी आप पढ़ के आए हो ना पीएम किसान, तो उसी के बारे में गवर्नमेंट बता रही कि हम लोगों ने क्या क्या करा है। 47.8 पीएम जनधन खाते खोल दिए गए। अच्छा, जनधन खाते में क्या हुआ था, गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल इंक्लूजन करके स्कीम लाई थी जिसमें आप जीरो बैलेंस में आप अपना अकाउंट खोल सकते थे। ठीक है, 220 करोड़ों को लगभग वैक्सीनेशन जो है लोगों को लग चुकी है। 9.6 करोड़ को एलपीजी कनेक्शंस दे दिए गए हैं उज्ज्वला के अंदर। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर दी एसपीएम। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा किया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल, मतलब हमने लास्ट तक पहुंचना है बिल्कुल, जिसमें आपका ये पीएम टीजी डेवलपमेंट मिशन चलाया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देखो आपको पता ही है हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी होती है मल्टीप्लायर करके। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वाई हमारा बदलेगा। तो ये बताया गया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ा के कितना किया है, कंटिन्यूशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन हम लोग यहाँ पे देंगे। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे रहेंगी। अनलिशिंग द पोटेंशियल बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, मेक एआई इन इंडिया। एआई क्या है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग बेसिकली सोल्यूशन बना रहे हैं एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज़ के अंदर। मतलब मैं पूरा बजट नहीं पढ़ाऊंगी आपको, सिर्फ मैं मेन चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, 5G का बोला था गवर्नमेंट, तो 5G हमारी आ चुकी है। ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, ग्रीन ग्रोथ के अंदर आपका अमृत पीढ़ी इज बेसिकली यूथ पावर। PMKVY 4.0 विल बी लॉन्च। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4 हम लोग लेकर आएंगे। मेजर्स टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर, एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड टू बी डेवलपमेंट एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर दी डोमेस्टिक एंड, ये सब चीज़ें करेंगे। मतलब कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये देखो फिजिकल डेफिसिट कितना है, 3.5% बोला गया है। जीएसडीपी क्या होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो स्टेट को स्पेशली जो उन्होंने ये इसका फॉर्मूला दिया है राजकोषीय घाटे का, ठीक है, तो वो कितना दिया गया है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखो इट इज़ इक्विवेलेंट टू बोरविंग्स, कि हमारी सरकार बोरो कितना कर रही है। तो स्टेट को ये लगभग 3.5% उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा what they have given टैक्स प्रपोजल्स, यस टैक्स प्रपोजल, ये रहा न्यू वाले जो हमारे प्रपोजल्स हैं वो ये हैं कि लगभग आपका इनकम लिमिट फॉर रिबोट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू टैक्स रेजिम। ठीक है, तो न्यू टैक्स रेजिम में उसको 5 से 7 लाख बढ़ा के कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स रेजिम के अंदर 0 से 3 में आपका नील है, 3 to 6 में 5 है, फिर 6 to 9 में आपका 10 है। ठीक है, एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ा के यहाँ पे इन्होंने 3 लाख से इन्होंने उसको बढ़ा दिया है। ओके, अच्छा उसके अलावा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अगर मैं पूरे गवर्नमेंट का पास जितना पैसा आ रहा है उसको मैं 1 रुपये में बांटूँ तो रुपी कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, 34% बोरविंग एंड लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा, इनकम टैक्स से 15% है, जीएसटी से 17% है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15% है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% है, नॉन टैक्स रिसीप्स हमारी 6% है, नॉन डेप्ट कैपिटल सिर्फ 2% और कस्टम्स हमारे कितने हैं 4% के। ओके, अच्छा सिमिलर एज इट इज़ जब पैसा आ रहा है तो भाई पैसा जाएगा भी, रुपी गोज टू, देखो आपने एक बात नोटिस करी होगी सबसे ज़्यादा पैसा बोरविंग से आ रहा है तो सबसे ज़्यादा जाएगा भी कहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। 20% इज बेसिकली गोइंग टू द इंटरेस्ट पेमेंट। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आपकी 9% है, सब्सिडीज हमारी 7% है, डिफेंस में हमारा चला जाता है लगभग 8% चला जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17% है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9% है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज हमारे 18% है और अदर एक्सपेंडिचर हमारे लगभग कितने 8% और पेंशन हमारी कितनी होती है जी, पेंशन इज बेसिकली आवर
4%, ठीक है जी। तो ये सारा आप लोगों का रहेगा। इस बार भी आपके पेपर में पूछा आ गया था जल जीवन मिशन में कितना पैसा जो है लगा है, तो 60,000 करोड़ हमारा लगभग आप लगा लीजिए जो हमारा एक एस्टीमेट लगा है, और 2023-24 में हम एस्टिमेट कर रहे हैं 70,000 तक जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आप नज़र रखना पैरा म्यूचुअल में कितना जा रहा है, 100 to 1250। यार ऑब्वियसली बात है, वैक्सीनेशन वगैरह लोगों को लगी है तो पैसा तो खाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई बड़े इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर, तो लगभग 2980 था हमारा, और इस साल तो हम और उसको बढ़ा चढ़ा के 5172 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। रिवेन्यू रिसीप्स, कैपिटल रिसीप्स, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका याद रखना, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए बजट के आपके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, तो ये सब आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। दीज आर समथिंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बजट को ये देख कर बताना कि कौन सा अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, कौन सा अकाउंट हमारा सरप्लस में है। देखो अगर मैं रिवेन्यू के बारे में बात करूँ तो रिवेन्यू रिसीप्स 26.3 करोड़ की है, और एक्सपेंडिचर हमारा 35 है। तो मुझे बताओ रेवेन्यू अकाउंट हमारा डेफिसिट में है या सरप्लस में, और कितना है और कितना है, ठीक है, ये भी बताना आपने। हाउ मच इट विल बी। रेवेन्यू अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, वेरी गुड। डेफिसिट क्यों है, देखो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी एक्सपेंडिचर हमारा 35 का है और रिसीव्स हमारी 26.3 की है। तो इससे आप अगर सॉल्व करेंगे 8.7 करोड़ हम लोग डेफिसिट में चले जाएंगे, घाटे में, ठीक है। अच्छा इस साल के बजट में आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये कहाँ पहुँच गए हम, कैपिटल रिसीव्स 18.7 की है, और कैपिटल अकाउंट का हमारा, अच्छा ये तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं उसको करने का, ठीक है। तो दैट वाज इनटू दी बजट 2023 to 24, ठीक है। अच्छा आप देखो एक टॉपिक रहता है करंट रेपो रेट और ये सब कितनी चल रही है, तो लेट मी शो यू कितनी चल रही है अभी के लिए। ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट डाटा दे रही हूँ आज का, 8 जून 2023 का ही, ठीक है, लगभग आप लगा लीजिए। सो आवर रेपो रेट इज़, दिस सर्वे इज बेसिकली कंडक्टिंग बाय दी bankbazaar.com, ठीक है। तो लेट मी शो यू दिस, बैंक रेट चल रही है बच्चे हमारी, कितनी चल रही है, बैंक रेट इज़ बेसिकली गोना टू बी, अरे यार कितने नोटिफिकेशन हैं इनके, ऐसे तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। ये रहा, बैंक रेट इज 6.50, सॉरी रेपो रेट, बैंक रेट इज 6.75, रिवर्स रेपो रेट सबसे कम 3.35, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज टू बी 6.75%। तो आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल ना देखो सीधा सवाल नहीं पूछता, सीधा सवाल मतलब मैंने पेपर में आपसे पूछ लिया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बताओ, नहीं, मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि इसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, हमेशा जो रहता है आपको कंसर्न देखने के लिए वो यही मिलता है। तो भाई कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे बड़ी हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी हमारी सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, सबसे छोटी क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट। भाई रिवर्स रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। अब यार खुद बताओ, जो नोट छापने की मशीन है वो क्यों लोन लेगा, वो लोन सिर्फ इसे लेता है जब उसको मनी सप्लाई के साथ छेड़छाड़ करनी होती है, या तो उसको इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना है या उसको मनी सप्लाई घटाना है। तो जब उसको छेड़छाड़ करनी है तभी वो लोन लेता है, अदरवाइज वो नहीं लेता, ठीक है। वो लोन लेगा तो ऑब्वियसली सबसे कम रेट ही उसको वो रखेगा, क्योंकि वो पापा जी है, ही इज़ बेसिकली द फादर ऑफ द ऑल बैंक्स। तो उसके हिसाब से वो सबसे कम पे उसको क्या करता है, सबसे कम पे उसको वहाँ पे वो सेट करता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं। अच्छा, इफ़ आई टोल्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट, ठीक है, तो रेपो रेट और बैंक रेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमेशा आप लोगों का बैंक रेट बड़ा होता है, रेपो रेट छोटा होता है, ठीक है। तो बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है, दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी रेपो रेट होता है जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को,
और बैंक रेट होती है, फिर आगे वो कस्टमर को बांटना शुरू कर देती है, ठीक है। रेपो और बैंक आपकी इस तरीके से रिलेटेड होती है। अब इसमें अगर मैं वर्सेस के बारे में बात करूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी सारे बच्चों को, लेट मी शो यू बैंक रेट वर्सेस रेपो रेट, ठीक है। सो लेट मी शो यू दिस। देखिए इसके अंदर कंट्रोल्स एंड मेन चीज़ ना, ये तो रेपो और करंट रेपो रेट का आ गया ना। नो 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 नो, रिवर्स देखो मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, इसमें नहीं दिख रही लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। आई शुड टेल यू ओरली। रेपो रेट जो होता है बच्चे, वो आप लोगों का लॉन्ग रन के पर्पस से जिस रेट के ऊपर लोन दिया जाता है, और बैंक रेट हमारा शॉर्ट रन के पर्पस से होता है। तो शॉर्ट रन में ये जो बैंक वाले ना हमेशा ज़्यादा चार्ज करते हैं। मतलब मान लो आपको जो है 5 साल के लिए अगर लोन चाहिए, ठीक है, तो आपसे ज़्यादा ब्याज लिया जाएगा रेदर देन अगर आपको 20 या 25 साल के लिए चाहिए हो। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे इसके अंदर रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और देखो 2021 में हमारी सेंसस हुई थी, ओके। तो उस सेंसस के की हाइलाइट्स, तो लेट मी शो यू की हाइलाइट्स हमारे कौन कौन से हैं। बहुतों को तो यही नहीं पता 2021 का डाटा भी आ चुका है, बहुत लोगों को नहीं पता ये बात। मेन थीम देखिए 2021 की जो हमारी मेन थीम थी वो थी जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। दिस वाज बेसिकली, और जितना भी यार हमारा इस बार का लिया गया था वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट सेंसस डिजिटल हुआ। तो डिजिटल होने के कारण बहुतों को ये जो सेंसस है उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं पता है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस, जो हमारा मतलब सेंसस की इम्पोर्टेंट चीज़ें है, ओके। देखो यार पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, टॉप 10 स्टेट्स विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो सबसे ऊपर हमारी हमेशा यूपी रहती है। यूपी के नीचे हमारा फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे लगा सकते हैं। बॉटम 10 स्टेट्स विद द लोएस्ट पॉपुलेशन, तो जम्मू कश्मीर जो है हमारी सॉरी बॉटम में लगाना ना, बॉटम के अंदर आप लोगों का सबसे ख़राब हालत सिक्किम में है, फिर सिक्किम के बाद मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। इस तरीके से ऊपर ऊपर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला आपने ध्यान रखना है। सबसे कम हमारा सिक्किम है और सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे यूपी है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्टेट पूछे तो यूपी है, डिस्ट्रिक्ट पूछे तो महाराष्ट्र है, ठीक है जी। 1.1 करोड़ इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमारा इंडिया है। और इसके अलावा वेस्ट बंगाल इज़ इनटू द सेकंड नंबर। लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, इसके बाद डिकेडल ग्रोथ के बारे में बात करूँ मैं, 10 साल में कितना फ़र्क आया है, तो मेघालय हैज़ रजिस्टर्ड दी हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दी 2011 to 21। मेघालय की जो है सबसे ज़्यादा है 27.81 से, और ग्रोथ रेट हैज़ बीन ऑफ नागालैंड की तो भाई नेगेटिव में ही चली गई है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनकी यहाँ पे ग्रोथ रेट वगैरह देख सकते हैं। यूटीज़ के बारे में नो मतलब डिकेडल ग्रोथ वगैरह इनके ऊपर इतना सवाल नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट्स के ऊपर कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा सेक्स रेशो हमारी कंट्री का अभी 940 चल रहा है। सेक्स रेशो का मतलब समझते हो? सेक्स रेशो का मतलब होता है बेटा कि आप ये लगा लो, बेसिकली सेक्स रेशो इज सिंपली मीन्स दैट कि कितने लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो 940 चल रहा है ये हमारा। और चाइल्ड सेक्स रेशो और ख़राब है 1919 का। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो हमेशा की तरह केरला है, और स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशो हमेशा की तरह हरियाणा है। हरियाणा में हालत बहुत ख़राब होती है।
स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशो इज़ अच्छा यूटीज़ विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो पौंडीचेरी है, यूटीज़ यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट सेक्स रेशो इज़ दी दमन एंड दीव। ठीक है जी, ये भी कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछ लेता है जी। मोस्ट अर्बनाइज स्टेट हमारी दिल्ली है और लीस्ट अर्बनाइज स्टेट है हमारी हिमाचल प्रदेश। मतलब दीन दुनिया से कुछ खास मतलब नहीं, अर्बनाइजेशन वहाँ पे नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा एक वो हमारी SC और ST वाली पॉपुलेशन भी होता है ना। स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी, देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा बिहार में रह रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर आप लगा लो 1102, और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सबसे कम है AP में। और दिल्ली तो भाई है ही है भरमार, लेकिन दिल्ली इज़ अगेन द UT यूनियन टेरिटरी में आ जाती है। लगभग 11,297 पीपल आर रिसाइडिंग इन द UTs विद द हाई डेंसिटी, और लोएस्ट डेंसिटी में हमारा UT में अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये सब मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट आपको डाटा याद हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चे हमने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखो हमारा कंपेयर टू पॉपुलेशन अगर मैं 2001 से करूँ तो हमारी लगभग 17.64% आप यहाँ पे लगा लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम लोगों ने एक ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग हम लोगों ने यहाँ पे ये लिया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ओके, ठीक है, एक बहुत बढ़िया चीज़ मिली है हमें 2021 की हो गई ना। स्टेट विद हाईएस्ट BPL बिलो पॉवर्टी लाइन उड़ीसा में है, और सबसे कम हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है जम्मू कश्मीर। तो भाई जम्मू कश्मीर की महंगी बातचीत हो गई। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा लेट मी टेल यू समथिंग। वैसे तो मुझे पता है पंजाब है, बट फिर भी मैं एक बार आपको चेक करके बता रही हूँ। स्टेट विद हाईएस्ट SC पॉपुलेशन। ठीक है, द स्टेट दैट मैक्सिमम SC पॉपुलेशन UP हो गया भाई, UP आ रहा है आंसर में, चेंज हो गया फिर 2021 के हिसाब से। पहले पंजाब था, शेड्यूल्ड कास्ट हमारे सबसे पहले। ओके हाँ ठीक है भाई, UP है यार। वैसे ही UP में पॉपुलेशन ज़्यादा, तो फिर SC वगैरह तो होंगे ही ज़्यादा। ठीक है, बाकी बेस्ड ऑन दी आंसर की वो सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका जवाब बनेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। बेटा मैंने क्या करा, एक मैं आपको रैंकिंग वाले सिस्टम में एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने बोला वो स्टेट ढूंढो जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आपने याद किया हुआ जम्मू कश्मीर, समझ रहे हो। मैंने क्या करा, मैंने ऑप्शन में ही जम्मू कश्मीर नहीं दिया, मैंने पूछा त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय, इन चारों में से आंसर बताओ। तो ये तरीका होता है पेपर को सेट करने का, समझ रहे हैं। सॉरी, बेसिकली सबसे लोएस्ट वाली आपने याद करी थी सिक्किम, मैंने सिक्किम को ऑप्शन में नहीं डाला, मैंने डाल दिया अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर। मतलब मैंने 4 ऑप्शन ऊपर के उठा दिए। तो उसमें से आपको फिर वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनमें से वो कौन सा डिक्लाइनिंग के अंदर, इसमें से कौन सा। तो इनमें से आप लोगों का मिजोरम, सिक्किम के बाद उसको किसने करा है, मतलब 3-4 ऑर्डर तक आप याद कर लो। सिक्किम से थोड़ा सा बड़ा मिजोरम है, मिजोरम से बड़ा हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश से बड़ा हमारा गोवा है। तो ये भी एक तरीका होता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, इसके अलावा और देखने दो मुझे। गवर्नमेंट स्कीम कर लिया हमने, बजट कर लिया है, फाइनेंस कमीशन कर लिया है, रेट्स कर लिया। और बताओ और कोई टॉपिक जो आपके दिमाग में आ रहा हो। आत्मनिर्भर पैकेज, यार अब मैं इसके ऊपर अलग से नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ। तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो आत्मनिर्भर भारत को। ठीक है ना। कितने का पैकेज था, लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज था। 20 लाख करोड़ हमारा लगभग GDP का हमारा 10% है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें AMT के अंदर रहती है, एक बार इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र मार लेना। और अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी सी इन द फाइल, और क्या क्या रह गया है। ओह यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी जस्ट गॉट इट। क्या मिली है इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें अभी। ओके सो यस, सो हेयर वी हैव द लिस्ट। ठीक है जी,
ये लिस्ट है जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। तो आपको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत पुराना पुराना याद करो, बट एटलीस्ट 3-4 साल का आपको याद होना चाहिए। तो 21 में मिली, 22 में मिली थी बेन एस बर्नके, डगलस और फिलिप को, यहाँ पे इन सबको मिली है फॉर द रिसर्च ऑन द बैंक एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस। इन्होंने रिसर्च करी है किस चीज़ के ऊपर? बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी। और 2021 में डेविड कार्ड, जोशुआ डी और गिल्ड वी डब्ल्यू, इन सब के नाम, इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर करी थी और इन्होंने कॉजल रिलेशनशिप के ऊपर करी थी। ठीक है जी। और इसके अलावा मतलब ये थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। 2018 में विलियम डी है, 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो, माइकल, मतलब कई बार इनके नाम पूछ लेता है, नॉट एवरी टाइम लेकिन कई बार पूछ लेता है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ऑल फ्रॉम दिस, देखिए जो पूरा का पूरा कंटेंट मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है, तो उसके हिसाब से मैं मैनेज कर रही हूँ सेशन को। यस, सो वी हैव दिस ऑल्सो। इसको देखो ज़रा, इसको जूम करते हैं पहले ना, जूम का इसमें है नहीं शायद, है काम हो जाएगा। देखो ये आप लोगों का जो पूरा का पूरा ये इंडियन इकोनॉमी का बुक है, ये अलग से आपका बना हुआ है प्रिंटेड फॉर्मेट में। जो मैंने 2023 में किताब छपवाई थी वो यही थी। ठीक है, तो इसमें से ऑब्वियसली मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मुझे लगा कि हाँ भाई मैराथन के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अलग से अगर आप इस बुक को ऑर्डर करके मंगवाना चाहें तो आप इंस्टामोजो से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो 1935 से 2021 तक हमारे आरबीआई के गवर्नर्स, फर्स्ट गवर्नर कौन था? ऑस्ब्रोन स्मिथ। करंट में हमारा शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। और आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आरबीआई हमारा है क्या? इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह कब गवर्नर बने थे? 1982 में बने थे। और नंबर ऑफ गवर्नर्स 1935 से लेकर अगर 2021 तक आप देखेंगे तो लगभग 25 आप लोगों के यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है ना, 25। यस। अच्छा, इसके अलावा ऑल्सो वन मोर थिंग वी हैव दिस, इसको क्या होगा, थोड़ा सा जूम हटाना पड़ेगा तभी दिखेगा आपको ना। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग हमारा न्यू प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना, कौन उसके अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ बेसिकली आवर नीति। देखो नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था ये। 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस करा था ना गवर्नमेंट ने, तो दिस हैज़ बीन कम बाय 1 जनवरी 2015। ओके। अच्छा, उसके अलावा ये भी पूछ लेता है, नीति आयोग रिप्लेस किसको करा है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को उन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश ऑन दी 1 अप्रैल 1935 में आया तो था, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे आया था? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आया था। ओके। अच्छा, उसके अलावा आरबीआई में आपका यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी फाइल है। ओके, सो वी हैव दिस, ये स्कीम्स। तो स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी स्कीम ऑलरेडी कवर कर रही है। एग्रीकल्चर वाली तो मैंने आपको करा दी थी, बाकी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सारी, ये सब मैं आपको थोड़ा सा ना पार्ट 2 में ओवरव्यू दे दूँगी। मुद्रा स्कीम हो गया आपका। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, इस तरीके की स्कीम जो है, मैंने आपको क्या बताया, आपको डेट पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम का क्या मतलब है, आवास योजना में क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर आ जाएंगी। इसमें पूरा का पूरा वी हैव दिस। और
अलग से एक बार ना मैं आपको पार्ट 2 में ओवरव्यू दे दूँगी। अभी ना मेरी एक वो फाइल नहीं मिल रही जिसमें मैंने करंट गवर्नमेंट स्कीम की बनाई थी, तो पार्ट 2 में मैं आपको देखी और उसी के साथ 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके इंडियन इकोनॉमी के, वो भी मैं आपको करा दूँगी, ठीक है ना, पार्ट 2 वाले में। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट स्कीम की तो भाई भरमार होती ही है, मतलब जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं। सेंसस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 जुलाई 2017 को आया था। 5 हमारे यहाँ पे रेट रहते हैं, 4 रेट रहते हैं बेसिकली, 5, 12 और 18 और 28। नहीं बेटा, इसकी पीडीएफ नहीं मिल सकती, ऑब्वियसली दिस बुक इज़ पेड, तो इसकी पीडीएफ हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। 5, 12, 18 हाँ आप ऑर्डर करके ज़रूर मंगवा सकते हैं इसे। 5, 12, 18 और 28 का हमारा यहाँ पे ये रहता है। अच्छा, इसके अलावा और जीएसटी के अंदर अगर आप जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से टैक्स को सब्स्यूम करना था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को, एडिशनल को, ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग सब्स्यूम करने वाले थे। और वेरी दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यस, ठीक है। देखो अल्कोहल वगैरह हमेशा आप लोगों को पता है जीएसटी से बाहर रहे हैं, लिक्वर कंजम्पशन, तंबाकू, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इम्पोज बाय द सेंट्रल कंटिन्यू टू डिवाइड ओवर। अच्छा हाँ, ये जो आप लोगों की चीज़ें हैं इस तरीके की, इनको एक्सक्लूड किया गया है हमारे जीएसटी में। कैनेडियन मॉडल के ऊपर है, कनाडा से आया है ये, सबसे पहले फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ था इसे, ठीक है ना। और जीएसटी इन इंडिया मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी ने बोला था, तो आया है। फर्स्ट स्टेट विच द इम्प्लीमेंट द जीएसटी वाज असम। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी। GST हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेशन अंडर द आर्टिकल 279 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा यहाँ पे रहता है। GST काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2016। और उसके बाद आप लोगों का वन नेशन वन टैक्स के लिए तो आया था। देयर आर दी 5 रेट्स ऑफ टैक्स इन जीएसटी, देयरफॉर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% अब आप लोगों का यहाँ पे था। नहीं बेटा, आज प्लस पे क्लास नहीं है, आज हमारी स्पेशल क्लास होगी रात को, ठीक है। 10:30 वाले स्लॉट के ऊपर वी विल कंडक्ट अ स्पेशल क्लास, जिसमें आपको मैं वो लाइव मॉक टेस्ट वाला करती हूँ ना, लाइव मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो इस तरीके के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज ओरिजिनेटेड इन, कहाँ से आया था, कनाडा से आया था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आपसे एग्ज़ाम के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछता है। और अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस जीएसटी देख रही हूँ मैं और क्या क्या रह गया है, ठीक है ना। डीमोनेटाइजेशन तो देखो अब आम ही हो गया है, क्योंकि अभी भी 2000 के नोट वाला वो हमारा है, ठीक है, तो इसमें अब इतना कुछ खास नहीं बचा। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ द फॉलोइंग, ओके, यस, जीडीपी ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेड है कितनी, लगभग 9.2%, ठीक है। 9.2% से हम लोग एस्टिमेट करके चलते हैं कि इतना हमारा यहाँ पर ये रहेगी। फिस्कल डेफिसिट इन करंट ईयर 6.9% ऑफ जीडीपी अगेंस्ट 6.8। देखो अभी का हमारा 6.9 का है जो आप लोगों का एस्टिमेट रहेगा, और स्टेट वाले का 3.5 है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ही बता दो इस तरीके से। और यस, सो वी हैव ऑल दिस, बस ठीक है अभी के लिए, आई थिंक इतना काफ़ी है। पीएम गति शक्ति पिछले उसमें आया था बजट में, लेकिन थोड़ा सा आपको लास्ट ईयर के बजट पे भी नज़र रखनी है, ठीक है, इसकी भी मैं आपको करा दूँगी थोड़ी सी हाइलाइट्स वगैरह जो है, ओके। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, यस, इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इकोनॉमिक सर्वे भी उसी में हम कवर कर लेंगे अपना, जो आपका यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा, बस दैट्स इट। तो गाइस इस सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस सेशन, आपने इसे एंजॉय किया होगा अच्छे से।
और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लगभग ये लगा लो 70 to 80% तो मैंने आपकी इंडियन इकोनॉमी का काम ख़त्म कर ही दिया है। बाकी जो 20 to 30% रह गए इन द फॉर्म ऑफ 2023 वाले PYQs, वो हम अपना पार्ट 2 के अंदर करेंगे, ठीक है। आज रात को हमारी अनअकैडमी पे 10:30 बजे लाइव मॉक टेस्ट वाली क्लास होगी, तो उसमें आप सभी ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, ठीक है। आपको बस अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके मेरा नाम सर्च बार में डालना है, तान्या भाटिया। जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से मेरी प्रोफाइल ओपन होती हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद बच्चे, ये हमारा सारा का सारा फ्री क्लासेस का शेड्यूल रहता है, ठीक है जी। तो आज 10:30 बजे हमारी यहाँ पे फ्री क्लास होगी। और इसके अलावा आप लोगों का दिस इज़ आवर प्लस बैच, जो हमारे टाइम टू टाइम हमारे चलते रहते हैं। अभी हमारा पेपर 1 और पेपर 2 तलवीर के साथ हमारा चल रहा है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आगे प्लान कर रहे हैं दिसंबर का देने के लिए, ठीक है, दिसंबर का एग्ज़ाम आप लोग देने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हैं अपना, ओके, तो ये वाला करंट वाला बैच जो है इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। तान्या लाइव कोड अप्लाई कर देना। तान्या लाइव कोड अप्लाई करके उस टाइम पे जो भी आपका ऑफ चल रहा होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, एडिशनल 20-30% 40% ऑफ जो भी है। तो कोड आप ज़रूर अप्लाई करना। और मॉक टेस्ट में भी जब आप ऐप में आप मॉक टेस्ट परचेज़ करने जाएंगे तब भी मेरा कोड यही है, इससे आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है तान्या लाइव लगा के, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत लगे तो आप मेरी टीम से यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम तान्या इकॉन के नाम से, और जिस बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना तो वो भी इसी नंबर में मैसेज करना, ठीक है ना। चलो हम मिलते हैं आपसे रात को 10:30 बजे वाली क्लास में मुलाकात करूँगी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।